तो आज से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले ग्रेविटी को समझते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी, जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बिना फोर्स के मदद के कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो इसको किसी फोर्स का ज़रूरत है, तभी ये मोशन में आएगा। या कोई मोशन में चलता हुआ ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आ सकता जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ऊपर से ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए और इस पे कोई फोर्स भी नहीं लगाए और ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है ना? ऐसा क्यों होता है? तो जरूर यहाँ कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होता है। तो यही फोर्स जिसके कारण ये बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स की मदद से नीचे की ओर गिर रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, है ना? अभी हम अर्थ का बात कर रहे हैं, तो अर्थ की वजह से ये, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो क्या ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ पे होता है? नहीं, ग्रेविटेशन यूनिवर्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी का खोज सर आइजक न्यूटन ने किया था। ठीक है, सर आइजक न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज किया था। वो कहानी पता ही होगा, एप्पल वाला, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर सेब गिरता है, फिर किस तरीके से ग्रेविटी का खोज होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझना है कि ग्रेविटेशन जो है, ये तो समझ में आ गया कि एक फोर्स है जिसके वजह से, हाँ, कोई स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो मोशन में आ रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमको यहाँ पे उसका लॉ से समझना है। ठीक है, कि सर आइजक न्यूटन जो था, उनका कहना था कि ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ पे नहीं है, ग्रेविटेशन इस पूरे यूनिवर्स में है और हर एक दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। ठीक है, तो इसी का नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये सर आइजक न्यूटन ने दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ग्रेविटी के लिए जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया गया, इस लॉ में क्या बताया गया? इस लॉ में इनके द्वारा दो स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा दो स्टेटमेंट ये दिया गया कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हर एक बॉडी, मतलब मान लें अगर हम, ये बॉडी है, एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इसको अगर हम मान लेते हैं m1 मास का, ये m2 मास का है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अगर हम r मान लें, ठीक है, r मान लें इस डिस्टेंस को, तो अब यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि उनका कहना था कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगा, मतलब हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? ये तो समझ में आया कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अंदर नहीं, पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करता है। चाहे ये दो मार्कर्स है, आपस में ये अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, ये सब इलस्ट्रेशंस बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे उनके लॉ के हिसाब से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से, यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा कुछ फोर्स से। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ये फोर्स होगा कितना, है ना? ये फोर्स कितना होगा, कितने फोर्स से एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है? ठीक है, तो इसके लिए दो स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, इसके लिए दो स्टेटमेंट दिया गया। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, एवरी बॉडी इन द universe attracts other body with some force, ठीक है, which is जो कि वो फोर्स कितना होगा? तो पहले स्टेटमेंट में उन्होंने बताया which is directly proportional to
टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनका कहना था जो फोर्स होगा वो दो बॉडीज के मास के प्रोडक्ट का होगा। जैसे इसका मास हम m1 माने, इसका मास m2 माने, तो ये दोनों एक दूसरे से किस फोर्स से खींच रहा होगा, तो वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 का। समझ में आया? अगर m1 m2 नहीं मानना है तो इसको मान लेते हैं 5 किलो, इसको मान लेते हैं 10 किलो। तो दोनों फोर्स, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा किस फोर्स से, इसका मास का मल्टीप्लाई इंटू इसका मास का मल्टीप्लाई, मतलब 5 गुना 10 50, है ना। 50 न्यूटन के फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यही कहना है इनका पहला स्टेटमेंट में कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स, क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकेंड स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट तो कर रहा है जो कि उसके मास के प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ने कहा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब दोनों बॉडीज के बीच में जो दूरी है, दोनों बॉडीज के बीच में जो दूरी है, जिस दूरी को हमने r माना हुआ है, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा। मतलब फोर्स जो होगा वो उसके दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब r का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मतलब अगर ये दूरी अगर 50 किलोमीटर होता तो हम बोलते हैं कि फोर्स जो होगा वो 1/50 किलोमीटर होगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, और उल्टा मतलब ऊपर में 1, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमको यहाँ से एक, हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के तहत एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जिस फॉर्मूले के थ्रू हम दुनिया के किसी भी बॉडी में दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स निकल रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कंबाइन। ठीक है, कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या होता है, एफ कॉमन हो जाएगा, एफ और एफ कॉमन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉमन है, m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटाना है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल टू है, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटने की वजह से एक कांस्टेंट आता है जो होता है हमारा कैपिटल जी। ठीक है, और बाकी का जो हमारा था m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा बनता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के तहत हमारा ये फोर्स पता चल सकता है कि दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगता है, हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत सारा बनाएंगे बाद में। तो इतना आया समझ में। इस जी का जो वैल्यू होता है, इस जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब ये यूनिट कहाँ से आया, है ना, ये यूनिट कहाँ से आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम करके देखेंगे तो वो निकल आएगा, है ना। जैसे कि मास का ये यूनिट निकालने पहले भी बताए हुए हैं। ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर, और फिर ये होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से जी का फॉर्मूला निकाला जाए तो हम इसको इधर ले जाएंगे, जी को यहीं रहने देंगे, तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा यूनिट यहाँ से निकल के आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसको सर आइजक न्यूटन ने दिया था, और इसके तहत हम दुनिया में किसी भी दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो बॉडीज आपस में कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यदि हमको उसका मास और बीच का डिस्टेंस पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है।